हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं एनसीईआरटी क्लास 10th की श्रृंखला लेकर। मैं आपको पढ़ा रहा था शोषण में हमने आपको क्रमबद्ध तरीके से विधिवत आप सारी चीज़ें नोट्स आपको तैयार करवाए हैं। ये एनसीईआरटी क्लास से हमने कक्षा 10 की क्लास बुक से लिया है और आप विधिवत सारे पॉइंट हमने आपको फैक्ट टू फैक्ट बताए हैं। इससे पहले हम शोषण की श्रृंखला तो अपलोड कर चुके हैं, उनको विधिवत देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकें। और हमने आपको बताया था शोषण 3 चरणों में पूरा होता है। बाह्य शोषण, गैसों का परिवहन होता है और तीसरा होता है अंतः शोषण। तो इससे पहले हमने आपको शोषण में बाह्य शोषण और गैसीय विनिमय बता दिया है। आज चलते हैं अंतः शोषण की ओर। अंतः शोषण आज बताएंगे, आइए चलते हैं अंतः शोषण की ओर। तो अंतः शोषण की बात की जाए तो अंतः शोषण होता है आपकी कोशिका में होने वाला शोषण है। कोशिकीय शोषण इसे भी कहते हैं। अंतः शोषण को हम कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। आइए चलते हैं। गैसीय विनिमय के उपरांत ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचती है। कोशिकाओं के अंदर होने वाले शोषण को कोशिकीय शोषण कहते हैं। यानी सबसे पहले आपको समझना है, इसे हम कोशिकीय शोषण कहते हैं और कोशिका में होने वाले शोषण को ही कोशिकीय शोषण कहते हैं। कोशिकीय शोषण 2 चरणों में पूर्ण होता है और पहला आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस जो हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे कि जो प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनको ही हमने टॉपिक में उठाया है और इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पैथवे भी कहते हैं। ईएमपी इसलिए कहते हैं, ई फॉर होता है एमडेन, एम फॉर होता मेयरहाफ, पी फॉर पार्सन। 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको अध्ययन किया था, इसलिए इसे हम ग्लाइकोलाइसिस या एमपी पैथवे भी कहते हैं। दूसरा है क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र को आपको समझना है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की ओर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती। सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। 2 बातें ध्यान रखना, एक तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। आप जानिए ये कोशिका है, मान लिया एक छोटी सी कोशिका है, कोशिका में बीच में केंद्रक होता है, चारों तरफ कोशिका द्रव भरा रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें जो प्रक्रिया होती है उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? एमडेन, मेयरहाफ और पार्सन वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे हम ईएमपी चक्र भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अध्ययन किया था, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में ईएमपी चक्र भी कहते हैं। एमडेन, मेयरहाफ, पार्सन ने किया था। अब इसमें बनता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में सबसे पहले 2 पायरुविक अम्ल या पायरुवेट बनते हैं, 2 अणु बनते हैं और 4 एटीपी का निर्माण होता है। और 4 एटीपी का निर्माण होता है तो 4 एटीपी में 2 एटीपी इस क्रिया के होने में खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए 2 एटीपी इस प्रक्रिया में खर्च हो जाते हैं। तो 4 एटीपी बने थे, 2 पायरुविक अम्ल बने थे, 4 एटीपी में 2 एटीपी खर्च हो गए, शेष बचे कितने? 2 एटीपी। तो इस प्रकार देखा जाए इसमें क्या बनता है, तो 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और 2 एटीपी शुद्ध रूप से बनते हैं। तो शुद्ध रूप से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, एक तो दूसरा बनता है 2 एटीपी। तो आप पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे शुद्ध रूप से 2 एटीपी का ही निर्माण होता है। अगर पूछा जाए कुल एटीपी कितने बनते हैं तो आप कहेंगे 4, जिनमें से 2 खर्च हो जाते हैं। और 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इसके आगे जब पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है कोशिका द्रव में, तो यही पायरुविक अम्ल जो होता है आगे पहुंचता है, आगे की प्रक्रिया होती है जिसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आप देखिए अभी हमने कोशिका में बताया था, ये आपका कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। आइए चलते हैं क्रेब्स चक्र को समझते हैं। क्रेब्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक हेंस क्रेब्स ने किया था सन 1924 में, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम क्रेब्स चक्र रखा गया। अब क्रेब्स चक्र में समझना है, क्रेब्स चक्र प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त 2 पायरुविक अम्ल होते हैं। इन 2 पायरुविक अणुओं के द्वारा एक पायरुविक अम्ल के द्वारा
18 एटीपी का निर्माण होता है और 2 पायरुविक हैं, इसलिए कितने हो जाएंगे 18 दूनी 36, यानी कुल 36 एटीपी का निर्माण होता है। अतः एक पायरुविक अम्ल अणु के द्वारा 18 एटीपी तथा दोनों पायरुविक अम्ल अणुओं के द्वारा कितने बनेंगे 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो क्रेब्स चक्र होता है उसके द्वारा कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे 36 एटीपी का निर्माण होता है। और टोटल शोषण की प्रक्रिया में कितने बनते, तो 38, क्योंकि 2 शुद्ध रूप से 2 किस में बने थे, ग्लाइकोलाइसिस में, और 36 बने हैं क्रेब्स चक्र में, इसलिए 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38। तो इस प्रकार एक ग्लूकोज के अणु से लगभग 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से और 36 एटीपी क्रेब्स चक्र से कुल टोटल बनते हैं 38 एटीपी। 38 एटीपी का निर्माण होता है किसकी, पूरे शोषण की प्रक्रिया में कितने 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आप इतनी बातें भली भांत समझ गए होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस से आप जानते हैं 4 एटीपी बनते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2, यानी शुद्ध रूप से 2 बचते हैं एटीपी। 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और 2 पायरुविक अम्ल के द्वारा क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार टोटल 38 एटीपी बनते हैं शोषण की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज अणु से, और यही एटीपी क्या होते हैं, ऊर्जा के सिक्के होते हैं, और इसी से आपकी ऊर्जा बनती है। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी आप फुल नाम लिख सकते हैं एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं एडेनोसिन ट्राईफास्फेट एटीपी होता है। और इसी प्रकार एडीपी होता है जिसे हम एडेनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं। तो इतना आप क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को आप आसानी से शॉर्ट में आप समझ लेंगे, और इससे अधिक कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इसमें, अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए। बाकी जीव विज्ञान में इसको बहुत विस्तृत तरीके से बताया गया है। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं श्वसन के प्रकार की ओर। तो श्वसन जो प्रकार हैं, ग्लूकोज के अणु का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। और ये जो श्वसन होती है ये 2 प्रकार से होती है, एक अनाक्षी श्वसन होता है, एक आक्षी श्वसन होता है। इसे हम 2 श्वसन के रूप से जानते हैं, अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन। पहले हम समझते हैं अनाक्षी श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में ही क्रिया संपन्न होती है, इसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में जो क्रिया होती है उसी को हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। और अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज अणु का आंशिक रूप से विखंडन होता है, पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता, आंशिक रूप से विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा भी अल्प मात्रा में उत्सर्जित होती, लगभग कितनी 56 किलो कैलोरी, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऊर्जा के अतिरिक्त एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आप ध्यान रखना कि अनाक्षी क्रिया में किसका निर्माण होता है, या तो एथिल अल्कोहल का या तो लैक्टिक अम्ल का, जो भी ऑप्शन दिए हों वो होगा। और ये दोनों दिए, दोनों नहीं दिए होंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक बनता है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य इससे समझते हैं। अनाक्षी श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है जो मांसपेशियों में रहता है, यानी मांसपेशियों में ये क्रिया होती है अनाक्षी श्वसन की, ये भी ध्यान रखना। और मांसपेशियों में होती है इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। आप देखते हैं कि मांसपेशियां हमारी थक जाती हैं, इनमें दर्द होने लगता है। और ये दर्द क्यों होता है मांसपेशियों में, तो दर्द होने का यही कारण होता है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ से बनता है, अनाक्षी श्वसन के द्वारा बनता है, इसीलिए मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो आप ध्यान रखना कि लैक्टिक एसिड ये अस्थायी दर्द होता है, टिकाऊ नहीं होता है। तो इस प्रकार आप ये भी समझ लेंगे। फिर है बीज फल की फलभित्ति और जीवाणु तथा मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है। कहाँ कहाँ होता है, बीज में होता है, फल की फलभित्तियों में होता है, जीवाणुओं में होता है, मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है। बीज या फलभित्ति के अनाक्षी श्वसन से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन जो होता है लैक्टिक अम्ल बनता है। और जीवाणु में अनाक्षी श्वसन को किण्वन कहते हैं, किण्वन। तो आप ध्यान रखना कि मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल बनता है, ये किससे बनता है, अनाक्षी श्वसन से। तो ये भी आप सब बातें समझ जाएंगे, और यही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप बुक उठाकर देखना, कई बार प्रश्न ऐसे पूछे गए। अब हम लेकर चलते हैं ऑक्सी श्वसन की ओर। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में होने वाली श्वसन क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज अणु का पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है और पर्याप्त ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु से लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया
विकसित जीवों में होती है, जैसे मनुष्य है, गाय है आदि जो विकसित हैं पौधे हैं, उनमें ऑक्सीजन शोषण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनाक्सीय शोषण किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। अब ये कहाँ पर होती है, जब हम अधिक कार्य करते हैं, मान लिया हमारी मांसपेशियाँ जैसे पैरों की, हाथों की, वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत देर में पहुँचती है और नहीं पहुँचती है बाई चांस कभी कभी, तो जो है कोशिका द्रव्य में क्रिया हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। और फिर ऑक्सीय शोषण जो होती है उसमें पूर्ण विखंडन हो जाता है ग्लूकोज का, इसमें पूर्ण विखंडन नहीं होता। अंतर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखा जाए 56 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जबकि इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इस प्रकार आप ये आसानी से आप समझ गए होंगे, और ये सारे वीडियो आप आसानी से देख लेना और नोट्स बना लेना, ताकि आप कोई भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, चाहे जितना भी घुमा कर फिरा कर पूछा जाए सब आसानी से कर सकेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।